Hello student, welcome to student class. Today we will study about land utilization. This is the next topic of your chapter 1 resources and development. इससे पहले हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज एंड इट्स रिलीफ फीचर्स को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि व्हाट इज़ लैंड रिसोर्सेज एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस एंड व्हाट इज़ इट्स रिलीफ फीचर्स. ओके, सो इफ़ यू वांट टू नो देन गो टू द प्रीवियस वीडियो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वो लिंक क्लिक करो एंड प्रीवियस वीडियो को देख लो ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. जैसे कि मैंने कहा कि मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर करते जा रही हूँ. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सी ऑल द वीडियोज़, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोग का ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड दैट इज़ लैंड यूटिलाइजेशन. किस तरह से हम लोग लैंड को यूज़ करते हैं, किस तरह से उसका यूटिलाइज होता है. तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोग की बुक में भी दिए हुए हैं. अगर आप लोग चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो एंड फॉर नोट्स बनाने के लिए भी आप लोगों को ईजी हो. सो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन करूँगी विथ एग्जाम्पल. ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह से ज़मीन जो है वो यूज़ हो रहे हैं. तो सबसे पहले क्या है, फॉरेस्ट के तौर पे. फॉरेस्ट एज फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल. ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है, ये सब जो यूजेस है ना, ये बिसाइड मतलब हम लोग जो रह रहे हैं उसके अलावा ये सब यूजेस बताया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक तो हम लोग को मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो तो यूज़ होता है, ये उसके अलावा और हम लोग का क्या क्या यूज़ कर रहे हैं ये वो बताया गया है. तो फॉरेस्ट सबसे पहले जंगल के तौर पे भी ज़मीन का है, जंगल में भी होता है, जंगल हम लोग जानते हैं. ठीक है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. देखो कुछ ज़मीन ऐसे होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं. वो ज़मीन ही होते हैं बट वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते. वो किस तरह के लैंड होते हैं, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड. मतलब बंजर ज़मीन और वेस्ट लैंड. ठीक है, ये वेस्ट लैंड क्या है ये हम एग्जाम्पल अभी आप लोगों को दिखाएंगे. एंड सेकंड क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजर. जैसे कि वैसा ज़मीन जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है. वहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, फैक्ट्रीज बनते हैं, ये सब बनते हैं. ठीक है, तो एक जो ज़मीन होता है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है, ये हम लोग जानते हैं बिकॉज 75% क्या है हमारे एग्रीकल्चर साइड है, तो वहाँ यूज़ होता है. एंड रेस्ट लैंड सब ये यूज़ होता है, फॉरेस्ट में होते हैं. एंड क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. तो बैरन लैंड हम लोगों ने देखा, बंजर ज़मीन होते हैं एंड वेस्ट लैंड भी होते हैं. एंड उसके बाद कौन सा लैंड होता है, वैसे ज़मीन जो एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए नहीं होते. जैसे ज़मीन में हम लोग खेती तो नहीं करते बट उसमें हम लोग बिल्डिंग बना देते हैं या फिर रोड बना देते हैं या फिर फैक्ट्रीज बना देते हैं, इंडस्ट्रीज़ बना देते हैं, ये सब हम लोग, या फिर पार्क या फिर कुछ भी इस तरह का चीज़ हम लोग बना देते हैं. वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर यूज़ होते हैं. तो चलो हम लोग इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बैरन लैंड, वेस्ट लैंड. ये देखो, ये होता है बैरन लैंड. ये कौन सा लैंड है, बैरन लैंड मतलब क्या, बंजर ज़मीन. इसको हम लोग बोलते हैं बंजर ज़मीन. ठीक है, ये होता है वेस्ट लैंड. यहाँ पे किस तरह की कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती बिकॉज आप लोग ज़मीन का टेक्सचर देख ही रहे हो. ये देखो किस तरह से ज़मीन यहाँ पे है. तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत सूखा हुआ है, यहाँ पे बारिश भी होती है तो कोई असर नहीं होता है. तो इसीलिए ये बैरन लैंड में हम लोग एग्रीकल्चर यूज़ नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं होता ये वाले ज़मीन का. हाँ, यूजेस हो सकते हैं क्या कि अगर इसमें हम कुछ बना दे, इस ज़मीन में कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ वगैरह खड़ा कर दे तो हो सकता है, बट वो एग्रीकल्चर पे यूज़ नहीं होता. एंड वेस्ट लैंड आप लोग देख सकते हो कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका हुआ, ये ज़मीन का कोई उपयोग नहीं है. ये बस इस तरह का वेस्ट लैंड हर जगह पे पाया जाएगा आप लोग का. ये आप लोग देख सकते हो कि जहाँ आप लोग अगल बगल रहते हो वहाँ पे इस टाइप का वेस्ट लैंड पाया जाएगा जहाँ पर कुछ यूज़ नहीं हो रहा है ज़मीन का और बस वहाँ पे सिर्फ कूड़ा करकट भरा पड़ा है. ठीक है, तो ये होता है वेस्ट लैंड. ओके, समझ में, आई होप कि समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर और कौन सा है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. तो ये तो हम लोग देखे अभी, हम लोग ये 2 तरह का लैंड देखे, 3 तरह का. एक बैरन लैंड जो होता है वो कल्टीवेशन के लिए नहीं होता, वेस्ट लैंड भी कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है. एंड कुछ जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होता उसमें हम लोग बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री सब बना देते हैं. एंड उसके अलावा भी वैसा ज़मीन होता है जो अनकल्टिवेटेड होता है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. फैलो लैंड को छोड़ करके, ये फैलो लैंड क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा अनकल्टिवेटेड लैंड कौन कौन सा है, यानी कि ऐसा ज़मीन जिस पे भी
खेती नहीं हो, वो बैरन भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे खेती नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा ज़मीन है? एक परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये कौन सा ज़मीन होता है? जहाँ पर जानवर परमानेंटली क्या करते हैं, वो जानवर एक चरागाह के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे जानवर ही चरने के लिए आते हैं। एंड लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स, मतलब कि वैसा ज़मीन जहाँ पर खुद ब खुद पेड़ वगैरह उग जाते हैं, ट्रीज उग जाते हैं। आप लोग देखना कि या तो रोड साइड में अगर आप लोग कभी भी बसेस में या फिर कहीं भी जा रहे होते हो तो रोड के साइड में बहुत सारे ट्रीज़ वाले ज़मीन आप लोग को दिखेंगे, तो वो कोई लगाता नहीं है, वो खुद से ही उग जाते हैं। ठीक है, वैसा ज़मीन में वो ना कोई खेती होता है ना कुछ होता है, बट वो खुद से अपने आप में उग जाते हैं। तो वैसा ज़मीन को हम लोग बोलेंगे लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। ठीक है, इसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देखो ये कल्चरेबल होता है बट फिर भी ये वेस्ट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, इसके बाद और सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखो, ये जो ज़मीन है ये है पैस्चर लैंड। ये ज़मीन में खेती नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ यही होता है, यहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, जानवर चराए जाते हैं यहाँ पर। पैस्चर से इस टाइप के बहुत सारे ज़मीन होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी घास ग्रासेस होते हैं एंड वहाँ पे सिर्फ जानवर लोग को चराए जाने का काम लाया जाता है। एंड हम बता रहे थे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये देखो, ये जो लैंड है ये कल्चरेबल तो है, इसमें कुछ लगाया जा सकता है, बट फिर भी ये वेस्ट है। देखो किस तरह से ये वेस्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि कोई नाला वगैरह बना दिया जाता है तो कोई पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, कीचड़ के जैसा ज़मीन हो जाता है, जो वहाँ पे खेती नहीं किया जा सकती। ये ज़मीन देख रहे हो, भले ही ये कल्चरेबल है बट क्या है, फिर भी ये वेस्ट है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो खेती के लायक नहीं है बट उस पर खेती नहीं कर पा रहे लोग बिकॉज कुछ कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया। इसके बाद क्या था, एक और था मिसलेनियस ट्रीज ग्रुप्स। ये देखो, जैसे मैंने बताया ये जो पेड़ है आप लोग देखते होंगे, ये सब सारा आप लोगों को एज यूजुअल हमेशा रास्ते में मिल जाता है। ये सब जब भी कहीं जाओगे आओगे तो ये सब खुद से ही उगने वाला ट्रीज़ है, ये सब को कोई नहीं लगाया है, तो ये इसको बोला जाता है मिसलेनियस ट्रीज ग्रुप्स। ये भी अनकल्टिवेटेड है, यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो रहा है, ये अनकल्टिवेटेड ही है और लेकिन यहाँ पे पेड़ उगे हुए, इसलिए इसको मिसलेनियस ट्रीज ग्रुप्स बोला जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, ये लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स क्या होता है, परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड जहाँ पे जानवर चराए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। फैलो लैंड मैंने बताया था, फैलो लैंड, तो फैलो लैंड मतलब होता है परती ज़मीन। ठीक है, फैलो लैंड होता है, बंजर नहीं होता, ये परती ज़मीन होता है जिसको छोड़ दिया जाता है, मतलब कल्टीवेशन होता है इसमें लेकिन कभी कभी कुछ रीजन्स की वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, करंट फैलो लैंड जिसको 1 साल 6 महीना से लेकर 1 साल तक के लिए ऐसे विदाउट कल्टीवेशन छोड़ दिया जाता है, एंड अदर देन करंट फैलो जिसको 5 साल तक के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। तो ये क्यों छोड़ा जाता है कि सपोज जैसे कि खेती हो गया एक बार, इसके बाद बारिश नहीं होने की, सूखा पड़ने की वजह से या फिर किसी कारणवश कि वहाँ पर कुछ छोड़ दो तो कुछ और चीज़ फसल बोएंगे, तो इस तरह से करके वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। या फिर ये जो 5 साल के बाद से छोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे कभी कभी खेती होता था कभी, लेकिन अब वहाँ खेती करने का मन नहीं है, अब वो ज़मीन बेच दिया गया है, तो वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनने का है, तो वो ऐसा ज़मीन वो तो अब रहा नहीं, तो इसीलिए वो 5 साल के लिए बेकार हो गया, अनकल्टिवेटेड हो गया, वहाँ पर खेती नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैलो लैंड। ये भी देख सकते हो एग्जाम्पल में, देखो ये रहा आपका फैलो लैंड। देखो जहाँ पे ये देखो आप ये दिख रहा है आप लोगों को, बैरन भी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, वेस्ट लैंड भी नहीं है, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी नहीं है, ये कोई नहीं, क्या है, फैलो लैंड है, परती ज़मीन जिसको बोलते हैं, ये करंट फैलो है। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे ये लाइनिंग जो बता रहा है ये करंट फैलो है, ये 6 महीना से 1 साल के लिए ही छोड़ा जाता है, क्योंकि ताकि ये फील्ड को ये इसको क्या करे, दोबारा से इसको फिर से खेती कर सके। ठीक है, जैसे कि वीट लगा लिया, एक बार वीट लगा के उसको हटा दिया, उसके बाद अगले साल वीट आने का फिर इंतज़ार होगा तभी, तो उस समय के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ अदर क्रॉप्स नहीं लगाया जाता है, तो ये होता है करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो मतलब ऐसे ज़मीन को 4-5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है एंड फिर बाद में वहाँ पे खेती तो होता नहीं है, बाद में वहाँ पे उसको बेच करके इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज वगैरह लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग समझ गए, आप लोग तीनों जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये बैरन लैंड क्या है, परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड क्या है, ये क्या है, कल्चरल वेस्ट लैंड क्या है, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। यहाँ तक समझ में आ गया।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेट सोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। व्हाट इज नेट सोन एरिया एंड व्हाट इज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये सारा लैंड यूटिलाइजेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज़मीन को किस किस तरह से हम लोग यूज़ में आता है लैंड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज नेट सोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। चलो देखते हैं व्हाट इज नेट सोन एरिया। Net sown area is the total area sown with crops and orchards. It represents an area in which total crops are grown only once in a year. देखो क्या होता है कि एक खेत होता है, ठीक है, उसमें अगर हम साल में एक बार कोई फसल लगा दिए, जैसे वीट का लगा दिए, हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन में हम वीट का कोई फसल लगा दिए, तो क्या हो गया, वो हो गया 2 एकड़, क्या हो गया उसका नेट सोन एरिया। समझ रहे हो, 2 एकड़ क्या हो गया, नेट सोन एरिया। ओके, एंड इसके बाद ग्रोस क्रॉप्ड क्या होता है, तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया वो होता है द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। व्हेन द क्रॉप इज सोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड फॉर ट्वाइस द एरिया इज काउंटेड ट्वाइस अ GCA। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेफिनेशन है, इसको हम समझा देते हैं। क्या हो नेट सोन एरिया, अभी मैंने बताया क्या हुआ नेट सोन एरिया, कि साल में एक बार ही उसमें खेती होती। जैसे कोई पर्टिकुलर एक एरिया 2 हेक्टेयर्स का एक खेत हम लोगों ने खरीदा, उसमें हम लोग 2 हेक्टेयर्स गेहूं लगा दी, वीट लगा दिए, ठीक है। अभी वो 2 एकर्स क्या हो गया, 2 एकर्स नेट सोन एरिया हो गया हमारा, कि वो कम्प्लीटली 2 एकर्स में हम लोगों ने वीट लगाया, ठीक है। उसके बाद उसी साल में वो गेहूं को हटा दिए हम लोग, हो गया गेहूं खत्म। उसके बाद उसी साल में हम लोग उसको शुगर केन लगा दिए, वही खेत में, सेम खेत में 2 एकड़ का खेत है, उसी में हम लोग वीट हटा करके शुगर केन लगा दिए। तो क्या हो गया, अभी वो शुगर केन का भी 2 एकड़ ऐड हो गया और वीट का भी 2 एकड़ ऐड हो गया, तो वो क्या हो गया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। यानी कि टोटल ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है कि मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर, मतलब कि एक बार तो जो हुआ नेट सोन एरिया हुआ, इसके बाद उसमें GCA ऐड होते रहता है। अगर एक बार 2 एकड़ में शुगर केन लगा दिए साल में, दूसरे बार तो वो ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर अगर उसमें कुछ और लगा दिए तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। वही पर्टिकुलर ज़मीन एक ही है बट उसका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया इस तरह से बढ़ते जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर तुम उसमें साल में 4 बार फसल लगा रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि वो प्लस 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 होते रहता है, ठीक है। यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। आगे समझ में, जो एक ही बार काउंट होता है, फर्स्ट बार काउंट होता है वो नेट सोन एरिया, एंड वो जो काउंट होते रहता है उसी फील्ड में बार बार खेती होती रहती, बार बार वो सब मिला करके सब काउंट हो रहा, सब एक साथ शुरू से लेकर लास्ट तक काउंट हो रहा, बार बार काउंट हो रहा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर बताना कि आप लोगों को ये समझ में आया या फिर नहीं आया। तो हम लोग इस दृष्टि से देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया सबसे हाईएस्ट है 90%, बिकॉज ये यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एंड रिलीफ फीचर है, ये खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पर इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं, इसलिए इसका नेट सोन एरिया 90% है। और राजस्थान, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम जैसे जगहों में नेट सोन एरिया सबसे कम है, 10% है। याद रखना, डेफिनेटली 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग इंडिया का टोटल देख लेते हैं। इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.29 मिलियन हेक्टेयर्स है, 329 मिलियन हेक्टेयर टोटल जोग्राफिकल एरिया है। इसमें से 195 मिलियन हेक्टेयर क्या है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है, और 141 मिलियन हेक्टेयर्स नेट सोन एरिया है, और नेट इरीगेटेड एरिया है 65.3 मिलियन, और बाकी का जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोग को नोट्स बनाने में काम आएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज जो हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से लैंड यूटिलाइज्ड होते हैं वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड like and subscribe it. Thank you for watching.